हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू बायोफिलिक विद पाठक मैम। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर हमारा चल रहा है और इसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है। हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं और टर्मिनोलॉजी में हमने कैरेक्टर तक पढ़ लिया है कि कैरेक्टर क्या होते हैं, जीन क्या होता है और आपका इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, इन सभी के डेफिनेशन हम पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। आज हमें कैरेक्टर के आगे ट्रेट के बारे में जानना है। मैंने आपको बताया था कि एक कैरेक्टर होता है और एक आपका होता है ट्रेट। तो कैरेक्टर ऑलरेडी हम जान लिए। बेसिकली कैरेक्टर क्या था, किसी भी चीज का कोई फीचर। जैसे मैंने बताया था कि प्लांट की हाइट, आपका पाइसम सटाइवम जो मटर का प्लांट था जिसपे मेंडल ने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी अगर हाइट की बात करें तो वो उसका एक फीचर है, उसी को हम कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, बहुत स्लाइट डिफरेंस मैंने बताया था आपको कि कैरेक्टर और ट्रेट में होता है, तो वही ट्रेट के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए ट्रेट क्या है, वैरायटीज ऑफ अ कैरेक्टर, मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है, क्या बोल रहे, वैरायटीज ऑफ ए कैरेक्टर, मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ ए कैरेक्टर। देखिए एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं अपने लिए एक शर्ट खरीदने। तो जब आप शर्ट खरीदने जाएंगे तो शॉपकीपर आपसे पूछता है कि सर कौन से टाइप का आपको शर्ट दिखाऊं मैं। तो आप बोलोगे कि मुझे फॉर्मल लुक वाली शर्ट चाहिए, कैजुअल लुक वाली चाहिए, पार्टी वियर चाहिए। ये सारे आप उसको क्या बताते हैं, अपनी डिमांड बताते हैं कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कैजुअल, फॉर्मल, ये क्या है, ये कैरेक्टर। ठीक है, ये बेसिकली उस शर्ट के टाइप्स हो गए। तो दीज आर द कैरेक्टर्स कि कैसे दिखता है वो आपका शर्ट। अब जब आप फॉर्मल में जाएंगे तो आपको ऐसा तो है नहीं कि दुकानदार फॉर्मल में बस एक ही शर्ट दिखाएगा। फॉर्मल में कई शर्ट दिखाएगा, कई कलर की दिखाएगा, है ना। कुछ आपके डिजाइन भी अलग हो सकते हैं उसपे। जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रेट स्ट्रिप हो, चेक वाला हो, विदाउट चेक हो, प्लेन हो, मतलब बहुत सारी वेराइटीज दिखाता है ना। तो देखिए कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वियर, ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। लेकिन आपका उसमें जो अलग अलग टाइप्स देख रहे हो दैट इज कॉल्ड ट्रेट। यही आपको मुझे समझाना था। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर में जो वैरायटीज आ जाती हैं, यानी कि कई तरीके की आपके कई कलर की शर्ट हो गया, व्हाइट कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की, जैसा आपको पसंद आए, तो वो आपका ट्रेट में काउंट होंगे। बट आपकी जो शर्ट की टाइप्स हैं कि मुझे कैजुअल चाहिए, फॉर्मल चाहिए, दोज आर द कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसको आप कभी नहीं भूलोगे। इसके लिए एग्जांपल हम लोग किसका लेंगे, मटर के पौधे का। जैसे हम लोग कैरेक्टर उठाते हैं, ये देखिए यहाँ मैंने कैरेक्टर लिखा हुआ है। कैरेक्टर में 3 मैंने एग्जांपल दिया है। एग्जांपल जैसे आपके 7 टाइप के कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने, 7 टाइप में भी अलग अलग होगा। हमने यहाँ 3 लिखा हुआ है। जैसे स्टेम हाइट, तो स्टेम हाइट कैसी हो सकती है, यानी कि जो मटर का पौधा है वो टॉल भी हो सकता है, वो ड्वार्फ भी हो सकता है। तो ये दोनों मिला के इनको हम क्या बोलेंगे, दीज बोथ आर द ट्रेट। ये 2 ट्रेट हो गए, टॉल और ड्वार्फ ट्रेट हो गया। फ्लावर का कलर कैसा हो सकता है, या तो वो व्हाइट कलर का हो सकता है या तो वो वायलेट कलर का हो सकता है। ये भी आपका क्या हो गया, ट्रेट हो गया। अभी सीड का कलर कैसा हो जाएगा, 2 ही वेरिएंट यहाँ पे पाए जाते हैं सीड में, एक येलो और एक ग्रीन। दोज बोथ आर आल्सो ट्रेट। आई होप कि अब आपको ट्रेट और कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल जानेंगे ना, जैसे आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसी तरह पॉड शेप है आपका, सीड का शेप कैसा है, रिंकल्ड है या फिर आपका राउंड शेप है। तो रिंकल्ड और राउंड क्या है, ट्रेट है, और सीड शेप क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं एलील। एलील जो है आपका काफी मतलब सुनने में आएगा आपको कि एलील, ये आपका इसी चैप्टर में आता है। स्पेशली आपका ये टर्मिनोलॉजी में बड़ा स्पेशल वर्ड है, इसको एग्जाम में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलील को एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं। और ये क्या होता है, बेसिकली वेराइटीज ऑफ जीन। अभी आपने कैरेक्टर जाना था, कैरेक्टर में हमने क्या जाना कि वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर क्या हो गए, ट्रेट हो गए। हमने जीन को जान लिया है। जीन क्या होता है, जीन एक आपकी डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट हो सकता है ना, छोटा सा पार्ट हो सकता है फंक्शनल डीएनए का, जिसके थ्रू क्या होता है कि इन आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर आप
आपका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं, नॉट ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर। तो जीन क्या था? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस था। ठीक है, जीन क्या है? यूनिट ऑफ, जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं आपके माता पिता से आपके अंदर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जीन में वैरायटीज आ गई, यानी कि काम वही रहेगा, काम वही रहेगा, बस उसमें वैरायटीज आ जाएंगी। जैसे हमने क्या देखा था कैरेक्टर में? हमने देखा था कि प्लांट की हाइट, शीड का शेप, शीड का कलर, सब कैरेक्टर वही थे, पर जब उसमें हाइट में कोई टाल, कोई डॉर्फ हो गया तो वो ट्रेट हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने दो, मान लीजिए ये दो ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन ए, ये ह्यूमन ए हो गया, ये ह्यूमन बी हो गया। हमने दोनों के डीएनए को ड्रॉ किया। ठीक है, उस डीएनए पे पर्टिकुलरली ये वाला जो फ्रेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट, इतना जो एरिया है, वह एक आपका जो जीन है, इतनी दूर का जो सेगमेंट है, वह किसको कोड कर रहा है? तो आपको वायलेट फ्लावर कलर, नॉट फ्लावर वायलेट, एक्चुअली फ्लावर कलर को, सॉरी, फ्लावर कलर को वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, फ्लावर कलर को कौन डिनोट कर रहा है? ये वाला जीन का इतना सा फ्रेगमेंट। चूंकि ये दोनों सेम स्पीसीज के ह्यूमन है, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज स्पीसीज जब सेम होती है स्पीसीज, तो उसका जो जीन का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो एक ही रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पाइसम सटाइवम, सटाइवम क्या है? स्पीसीज है, पाइसम क्या है? जनरा है। तो अगर उसी सेम स्पीसीज का कोई दूसरा मटर का प्लांट आप लाएंगे, चाहे आप अहमदाबाद से लाइए, बांग्लादेश से लाइए, आप इंडिया के यूपी से ले लीजिए, महाराष्ट्र से ले लीजिए, अगर स्पीसीज सेम है तो पूरे के प्लांट में जो उनका जेनेटिक अरेंजमेंट होगा ना, वो पूरा सेम होगा। ये वही हाल है कि आप ऑस्ट्रेलिया का कोई मानव ले लीजिए या फिर यहाँ का कोई भी ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, सबके जेनेटिक अरेंजमेंट क्या है? सेम है, क्योंकि हम लोग सेम स्पीसीज के हैं। क्या है हम? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस ही जिंदा है इस समय। आप एवोल्यूशन में इसकी हिस्ट्री जानेंगे एवोल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे थे कि जीन फॉर फ्लावर कलर, बेसिकली ये वाला जो सेगमेंट है, इतना एरिया क्या है? वो फ्लावर कलर को दे रहा है। तो वो यहाँ पे ह्यूमन ना लिख करके मुझे पी प्लांट लिख देना चाहिए, है ना, क्योंकि फ्लावर कलर तो पी प्लांट में ही आएगा ना। ठीक है, पी प्लांट, तो ये दोनों सेम हैं। इसमें देखिए वायलेट कलर आ रहा है और इसमें व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है। ठीक है, हम इसको एक मान लेते हैं, एक आपका वायलेट वी और सी फॉर कलर, है ना। तो ये जीन आपका जी से GVC ले लेते हैं, मान लीजिए ये GVC, सॉरी GCV कर लेते हैं ना। जीन कलर कौन सा दे रहा है? वायलेट। ठीक, इसको क्या कर लेते हैं? GC फॉर कलर एंड W। ये दोनों क्या हो गए आपके? ये दोनों हो गए आपके एलील्स। जीन एक ही है, एक ही जीन है, एक ही प्रोटीन है, दोनों किसको कोड कर रहा है? कलर को। किसको कोड कर रहा है? कलर को, फ्लावर कलर को, फ्लावर कलर, नॉट ओनली कलर, फ्लावर कलर को। बट ये वही वाला जीन यहाँ पे वायलेट कलर दे रहा है, वही वाला जीन यहाँ पे व्हाइट कलर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कैरेक्टर पूछा जाए कि इसमें कैरेक्टर क्या है, तो यहाँ पे कैरेक्टर आपका हो जाएगा ओनली एंड ओनली फ्लावर कलर, फ्लावर कलर कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात की जाए ट्रेट की, तो ट्रेट में आपका ये हो जाएगा वायलेट एंड व्हाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यही एलील्स, इन्हीं को कहा जाता है कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर वैरायटीज ऑफ जीन। जीन की वैरायटीज, जीन हमेशा सेम ही रहेगा, जीन का प्लेस चेंज नहीं होगा। ये मत सोचिएगा हर एक मनुष्य में तय है कि आई कलर कौन सा वाला जीन डिसाइड करेगा। पूरे जितनी मनुष्य जाति है सब में आई कलर वही जीन, जो उनका अरेंजमेंट जहां पे रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो ऑलवेज वहीं पे रहेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को फिर से आप पीछे थोड़ा सा करके देख लीजिएगा। बट एलील, ट्रेट, कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें अब हमारी समझ में आ गई। ठीक है, इसी से मिलता जुलता हमें एक और चीज जानना है जिसको कहते हैं लोकस।
लोकस आपका सिंगुलर है और लोकाई आपका प्लूरल है, वो जान लेते हैं, वो भी पूछता है आपका। तो हमें जानना है लोकस के बारे में। हमने आपको बताया कि लोकस क्या है, आपका एक सिंगुलर फॉर्म है ना। सिंगुलर में अगर एक की बात की जाए तो वो लोकस कहा जाएगा, लेकिन जब कई साथ में बोले जाए प्लूरल तो उसका लोकाई हो जाएगा। लोकस क्या होता है, लोकेशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम या फिर फिजिकल एड्रेस ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम। ये नॉर्मल सी बात तो आप सभी जानते होंगे, क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं कि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आपका डेंस फॉर्म ऑफ डीएनए ही क्रोमोसोम होता है, और डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। डीएनए आप एकदम से इस तरह से इस तरह से तो आप पाते नहीं हैं, डेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है और वही बहुत सारे आपके जुड़े होते हैं आपस में, तो वही डीएनए होता है। तो वो कहाँ पाया जाता है, आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस में। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से पाए जाते हैं, आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है और भी बहुत सारे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है सेल के अंदर की बात अगर की जाए तो। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन अरेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ ए जीन, यानी कि वो जीन कहाँ पे है और क्या एड्रेस करता है। हर एक जीन कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है। कोई आई कलर दे रहा है, कोई किसी की वॉइस कैसी है वो बता रहा है, किसी की हाइट कैसी होगी वो बता रहा है, कोई किसी को कोई जेनेटिकल बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है, वो सब कुछ जीन पे आपका डिपेंड करता है। जीन पे सब कुछ पहले से पड़ा होता है। ठीक है, जब आप आगे जाएंगे ना बीएससी वगैरह में तो जीन का बड़ा आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। जीन थेरेपी है, पीसीआर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिजिकल एड्रेस ऑफ ए जीन, यानी कि फिजिकली वो कहाँ एड्रेस कर रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लोकस, है ना। लोकस, अच्छा ये चीज, ये पॉइंट गौर करने वाला है। लोकस ऑफ ए जीन इज सेम फॉर मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, ये मैंने आपको बताया। हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर स्पीसीज सेम है तो उसके जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होंगे ना, वो कभी भी उनका प्लेस नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए अहमदाबाद से किसी व्यक्ति को उठा लाइए तो उसका आई कलर आपका किसी दूसरे जीन पे दिखाएगा, सबका एक ही जगह दिखाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों एक ह्यूमन बीइंग है, सबका नाम रख लेते हैं, रमेश, सुरेश और इसका नाम रख लेते हैं महेश। ठीक है, देखिए इनका ये हमने क्या बनाया है, डीएनए बनाया, तीनों के डीएनए हमने बनाए हैं। और उस डीएनए पे ये जो थर्ड वाला सेगमेंट है, थर्ड वाला, इसमें भी थर्ड ले लेते हैं, इसमें भी थर्ड ले लेते हैं, इसका भी थर्ड ले लेते हैं। जो थर्ड वाला जो जीन है ना, वो किसको एड्रेस कर रहा है, आई कलर को एड्रेस कर रहा है। आई कलर जीन, आई कलर, तीनों में आई कलर, तो ये तीनों में ऑलवेज सेम होगा और यही आपका क्या कहलाएगा, यही जो ये पर्टिकुलर प्लेस है ना, ये जो पर्टिकुलर प्लेस है थर्ड वाला प्लेस, बस उसी को हम क्या कह देंगे, लोकस। अगर खाली रमेश की बात की जाए तो लोकस हो गया, लेकिन इन तीनों को मिलाकर अगर बात की जाए तो लोकाई हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं जीनोम। जीनोम आपका देखें तो कंप्लीट सेट या कलेक्शन ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि डेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम में ही डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर किसी का कंप्लीट सेट ले लिया जाए, कंप्लीट सेट का मतलब हुआ कि उसका एक सेट मौजूद हो। सेट कभी भी जोड़े में होता है, अकेले नहीं होता है। ठीक है, अगर वह जोड़े में, जैसे कि आप कोई कपड़ा पहनने जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे एक सेट कपड़ा पहनना है या एक सेट कपड़ा खरीदना है ना, तो वो सेट में हमेशा 2 पीस तो एटलीस्ट होते हैं ना, या मान लीजिए 3 आते हो तो उसका सेट ही 3 का, जैसे ट्रिप्लॉइड हो गया अगर यहाँ पे वो कंडीशन आई तो सेट ऑलवेज पेयर में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम और जीन ये भी हमेशा पेयर में ही होते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में वो पेयर में नहीं होते हैं, जिनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ मैंने 2 न्यूक्लियस बनाए हैं, एक ये न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस हैं और यहाँ हमने क्या दिखाया है, क्रोमोसोम्स को दिखाया। यहाँ हमने एक क्रोमोसोम दिखाया जिसका नाम है क्रोमोसोम 1, यहाँ पे मैंने दिखाया क्रोमोसोम 2। ये जो मैंने बनाया है ना,
ये हैप्लॉइड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन। और ये जो मैंने बनाया है यहाँ डिप्लॉइड कंडीशन है, डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 2। n क्या डिनोट करता है? क्रोमोसोम्स हैव पेयर। पेयर है या नहीं? नहीं है पेयर तो अकेला देखो n लिखा हुआ है। अगर यहीं पे पेयर रहता ना तो 2n लिखते, और अगर 3 पेयर पाया जा रहा है तो 3n। समवेयर ट्रिप्लॉइड भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल मिलेंगे। तो यहाँ पे n अकेले देखो, एक क्रोमोसोम 1, एक क्रोमोसोम 2। ये मत सोचना कि 2 बना है तो अरे 2 भले बना है, लेकिन ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, दोनों अलग अलग है ना, 1 और 2। यहाँ पे देखो 1 and 1 जोड़ा हुआ ना, एक ये, और इसी तरह 2 and 2, यानी कि एक जोड़ा है, और क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2। इसीलिए यहाँ 2n इज इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर देखा जाए तो 4 हो जाएंगे, लेकिन अगर ओनली बात की जाए कि क्रोमोसोम्स कितने पाए जा रहे हैं तो 2 पाए जा रहे हैं, 2 सेट पाए जा रहे हैं। अब आपको ध्यान में आ गया होगा हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉइड कैसे है? एक सेट क्रोमोसोम हमको अपनी मम्मी से मिला है, एक सेट क्रोमोसोम हमको अपने पापा से मिला है, दोनों मिलकर के हम कैसे बन गए? डिप्लॉइड बन गए। आप जब पढ़े हो जो पहला चैप्टर आपका है, अरे हाँ पहला ही कि दूसरा है, जो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि जब आपका गैमीट रहता है तो गैमीट हमेशा क्या होता है? गैमीट ऑलवेज क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। सोचो अगर गैमीट डिप्लॉइड होने लगे तो मान लीजिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलके आपका ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो जब ये हैप्लॉइड n रहेगा, एक n प्लस एक माता का एक पिता का, दोनों मिलके 2 गैमेट मिलके क्या बना देते हैं? 2n बना देते हैं। तो हम कैसे? एक माता और एक पिता, हम कैसे? 2n है। ठीक है, हम लोग डिप्लॉइड हैं। तो अभी मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम। अब अगर बात की जाए हैप्लॉइड की, तो हैप्लॉइड सेल भी देखने को मिलती है। जैसे कि ये गैमीट वाली सेल क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी। हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यही जब ये जैसे ये भी बना है हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी होता है। एग्जिस्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इसी चैप्टर में आपको हनी बी का एग्जांपल मिलेगा। हनी बी में ना जो ड्रोन होता है, जो मेल हनी बी होती है ड्रोन, वो बेचारे जिंदगी भर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही जो है हाफ होता है, हाफ सेट जीनोम का, पूरा कंप्लीट सेट नहीं होता है। उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 16 होते हैं। और जो फीमेल होती है वर्कर और क्वीन, उनमें 32, यानी कि उनके पास एक कंप्लीट सेट होता है। दे आर डिप्लॉइड बट द मेल ड्रोन्स आर हैप्लॉइड। तो ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस सेल ये हैप्लॉइड हो सकते हैं। डिप्लॉइड में हैविंग 2 गैमेट्स, 2 गैमेट्स होंगे, 2 गैमेट्स होंगे। तो ये जीनोम कैसा है? जीनोम अगर बात की जाए जीनोम की तो डिप्लॉइड। देखो जीनोम 2 टाइप का हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में सिर्फ आपका अकेला क्रोमोसोम होगा, सेट में नहीं होगा, है ना। ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना रहेगा? नेक्स्ट लेक्चर में आपका हो जाएगा डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, और आपका एक आध और चीजें हैं वो पढ़ते हैं। और आपको लेक्चर कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, एंड प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।